कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां एनकाउंटर में एक आतंकवादी ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर कल शाम से जारी है। जब लोलाब इलाके में सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेर लिया था, 2 से 3 आतंकियों के यहां पर छिपे होने की खबर थी। उसके बाद से लगातार इलाके में रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी और आज सुबह खबर आई कि एक आतंकी मार गिराया गया है। यह ऑपरेशन हालांकि अभी जारी है और सूचना हमें यह भी मिल रही है कि गोलीबारी में एक जवान भी घायल हुए हैं। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है, क्या सूचना और है? अखिलेश, देखिए, ये मुठभेड़ जो है जंगल के इलाके में चल रही है। त्रिमुखिया टॉप, जो कि लोलाब घाटी के ऊपर की पहाड़ी का इलाका है, यहाँ पर एक ताज़ा घुसपैठ करके आए हुए ग्रुप के होने की खबर के बाद ही ये तलाशी अभियान चलाया गया था और कल देर शाम सुरक्षा बलों का उन घुसपैठ करने वाले मिलिटेंट्स के साथ आमना सामना हो गया था और दोनों ओर से ज़बरदस्त गोलीबारी के बाद इस पूरे इलाके की और ज़्यादा गहन घेराबंदी करके अभियान को आगे बढ़ाया गया। सुबह तड़के जो मिलिटेंट्स और सुरक्षा बलों के बीच में ज़बरदस्त गोलीबारी में एक मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस बात की पुष्टि सेना की तरफ से कर दी गई है, जबकि सेना के एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर एनसीओ के जख्मी होने की भी खबर है, जिसको उपचार के लिए 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर स्थित जो है वहां पे ले जाया गया है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जबकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। कम से कम 2 मिलिटेंट इस जंगल के इलाके में अभी भी मौजूद हैं, जिनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। इलाके से रुक रुक कर गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है, जो खबर हमको मिल रही है। यानी इस बात के पुख्ता सबूत भी हैं कि अभी भी जो मिलिटेंट है वो इसी इलाके में मौजूद हैं, जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। अखिलेश, शुक्रिया आसिफ इस जानकारी के लिए आपका। जैसे ही कोई बड़ी जानकारी और मिलती है हम तक आप वो पहुंचाइएगा, दर्शकों तक हम वो इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाएंगे। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बताया यह जा रहा है कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 से 3 आतंकियों का एक ग्रुप सुरक्षा बलों के घेरे में है और उनमें से एक आतंकी को मार गिराया गया है। बाकी की तलाश जारी है। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। इधर कुपवाड़ा में कल शाम से ऑपरेशन जारी है, तो दूसरी ओर कल ही पुंछ में एलओसी के पास भट्टाल सेक्टर में सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया, लेकिन गोलीबारी में लांस नायक सुभाष कुमार घायल हो गए। फिलहाल उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। शहीद सुभाष यूपी के हाथरस के रहने वाले थे। 7 जाट रेजिमेंट में तैनात थे। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर आएगा। आगे का एजेंडा में अब बात करेंगे बजट की। बजट को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच लगातार तकरार चल रही है और आज की बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन के नेता सुबह 10:30 बजे संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करने वाले हैं। इंडिया गठबंधन का आरोप यह है कि बजट में भेदभाव किया गया है, तो यह गंभीर आरोप लगाया गया है और आज इसको लेकर प्रदर्शन करने का भी इनका प्लान है। इंडिया गठबंधन ने बाकायदा मोर्चेबंदी कर दी है। साथ मिलकर यह तय किया गया है 10:30 बजे कि इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम जो दल हैं उनके सांसद संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करने वाले हैं। आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है कि यह भेदभाव वाला बजट है, सरकार बचाओ बजट। यह भी इल्जाम विपक्ष की तरफ से लगाया गया। जिस तरीके से बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर बजट में बड़ा आवंटन है, यह गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे आपको हमारे सहयोगी जैनेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले जैनेंद्र के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर विपक्ष के नेताओं की क्या रणनीति नजर आ रही है। जैनेंद्र, क्या पता चल पा रहा है? और देखिए, जैसा आपने बताया दर्शकों को कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, इंडिया गठबंधन आरोप लगा रहा है कि केंद्रीय बजट जो है वो राज्यों के प्रति भेदभावकारी है और खासतौर पे वो राज्य जो विपक्षी दलों द्वारा शासित हैं, खासतौर पे बिहार और आंध्र पर जिस तरीके से फोकस है, बाकी राज्यों की शिकायत है कि उनको तरजीह नहीं दी गई। कल हमने देखा बाकायदा बजट के बाद पंजाब और महाराष्ट्र के जो सांसद हैं विपक्ष के, उन्होंने बाकायदा नारेबाजी भी की इस बात को लेकर के। तो अब एक संयुक्त प्रदर्शन है, साझा प्रदर्शन है, अब से कुछ देर में शुरू होगा। इंडिया गठबंधन के सारे सांसद मौजूद रहेंगे और वो आरोप उनका ये है कि जो केंद्रीय बजट जो कल पेश हुआ उसमें बाकी राज्यों की, विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की उपेक्षा की गई है और इसी बात को लेकर के
इंडिया गठबंधन प्रदर्शन करने वाला है। और इसके साथ में अखिलेश इसी बात को आगे इसी मोर्चे को आगे बढ़ाते हुए 27 तारीख को नीति आयोग की जो बैठक है उसमें भी इंडिया गठबंधन के ज्यादातर मुख्यमंत्री नहीं जाने वाले हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे, जेएमएम के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे, डीएमके के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे। सिर्फ ममता बनर्जी हैं जो नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। तो एक तरीके से हालांकि इस मोर्चे पर जो है इंडिया गठबंधन में एक दरार भी नजर आ रही है कि ममता की राह अलग है, लेकिन कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन मैसेज ये देना चाहती है कि अपनी सियासत साधने के लिए मोदी सरकार ने बाकी राज्यों की उपेक्षा की है। कुल मिलाकर बजट को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। एक और सत्ता पक्ष है जो बजट की खूबियां गिना रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष है जो कमियां निकाल रहा है। दोनों ओर से दावों का दंगल जारी है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। कुर्सी बचाने के लिए जो एक दो लोगों को खुश करना था वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाया। लेकिन जो वो तो ठीक है, किसी को मिल रहा है तो ठीक। ये बजट देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने दो मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा। कुर्सी बचाने के बात करने वाले पार्टियों थोड़ा सोच ले। 37 पार्टीज कुल मिलाकर के 230 पार नहीं किया और वो बोल रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए। और जहां बीजेपी अकेला 240 तक पहुंचे, कुर्सी बचाने वाले बात बोलने का अर्हत अधिकार उनके पास नहीं होता है। People and anti-poor budget and this budget is a political bias budget. हमें कुछ नहीं कहेंगे, हमें कोई टिप्पणी करना नहीं है इसका बारे में। मेरे को यही बोलना है, दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, only the political mission is there. I don't see any light. It is the dark, dark and dark. एक तरीके से सबके लिए ड्रीम बजट है और अलग अलग राज्यों के लिए जिस प्रकार से खास करके जो ईस्टर्न इंडिया जो इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा पिछड़ा है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभर के आएगा। ये बजट नाउम्मीदी का है और इस सरकार का ये 11वां बजट है। ये सरकार कह रही थी कि 11वें बजट में 30वीं बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकार का बहुत अच्छा बजट होगा। नाउम्मीदी का है और जिस तरह महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, आप लोगों को देखिए उनकी तकलीफ परेशानी में कैसे जिंदा है। इनके जितने भी बजट हैं वो बजट इसी तरह बन रहे हैं कि अमीर अमीर होता रहे, गरीब गरीब होता। तो देखिए, एक्सपेक्टेड लाइन पर ही आपने ये तमाम बयान सुने। जो सरकार से जुड़े लोग हैं बजट की तारीफ कर रहे हैं, विपक्ष के लोग आलोचना कर रहे हैं। तो बजट पर आज संसद के दोनों सदनों में चर्चा भी होगी। लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर 20-20 घंटे की चर्चा हो सकती है। कई राज्यों में भेदभाव कई राज्यों से किया गया, यह विपक्ष की तरफ से बार बार आरोप लगाया जा रहा है। सरकार का यह कहना कि बिल्कुल संतुलित और समावेशी यह बजट है। आज लोकसभा राज्यसभा में चर्चा भी होगी और बताया जा रहा है कि 20-20 घंटे का वक्त इसके लिए निर्धारित किया जा रहा है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अंकित गुप्ता के पास। पार्लियामेंट से जुड़ी खबरें आप तक को लगातार पहुंचाते हैं। अंकित, तो सदन में जो आज चर्चा होगी ऐसा लग रहा है कि वहां भी घमासान होना ही है, क्योंकि विपक्ष की रणनीति बजट को लेकर जो दिख रही है और जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, इसका इशारा बड़ा साफ है।
जी बिल्कुल, इशारा साफ है और ये इशारे बानगी हमको कल ही देखने को मिल गई थी जब वित्त मंत्री बजट को पेश कर रही थी। उस दौरान भी कई विपक्षी पार्टियों ने जो सरकार के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था। और अभी जिस बात का जिक्र जैनेंद्र कर रहे थे, तो विपक्ष ने अपना मूड बना लिया है कि बजट के मुद्दे पर भी सरकार को घेरना है। हमने देखा था कि जब जो है मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी और राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, उस दौरान भी किस तरीके से राहुल गांधी समेत जो तमाम विपक्षी नेताओं ने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मोदी सरकार को घेरा था। और अब जबकि बजट पेश किया गया है, विपक्ष का यही कहना है कि अनदेखी की गई है, उपेक्षा की गई है और उन राज्यों को तरजीह दी गई है जिसके सहारे वो सरकार चला रहे हैं, यानी कि जो एनडीए का हिस्सा है। तो इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप जरूर चलेगा। और अखिलेश, इस सबके बीच में एक और जानकारी निकल के सामने आई है। कई विपक्षी नेताओं से जब मैं चर्चा कर रहा था, बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने एक चीज जरूर कही है कि देखिए, पिछली बातों से हमने थोड़ी सी सीख भी ली है। क्या सीख ली है? सीख ये ली है कि अब जो है देखिए, विरोध होगा, संसद के अंदर भी होगा, बाहर भी होगा, लेकिन संसद के अंदर तर्कों के साथ में अपनी बातों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। तो संभवतः विपक्ष की रणनीति में पहले की तुलना में थोड़ा सा बदलाव भी कहा जाएगा। हल्ला हंगामा नहीं होगा अंकित, जिस तरीके से इस बार हल्ला हंगामा नहीं होगा, मतलब सदन की कार्यवाही बाधित नहीं होगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल अखिलेश, अब तक जो मेरी जो बातचीत हुई है उसमें यही बात निकल के सामने आई है। हालांकि रणनीति हर रोज बदलती है, हर रोज बैठकें होती हैं, लेकिन अब तक जो बातचीत निकल के सामने आई है वो यही है कि सरकार को सदन के अंदर घेरा जाएगा तर्कों के जरिए। चलिए, ये अच्छा रहेगा अगर चर्चा होती है तो उसमें कुछ अच्छी बातें निकल कर आती हैं, दर्शकों तक भी वो जानकारी हम पहुंचाएंगे। शुक्रिया अंकित और जैनेंद्र, आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। आज से बजट पर संसद में चर्चा की शुरुआत होगी, लेकिन बजट पर सियासत की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। कैसे चले बयानों के तीर आपको दिखाते हैं। 30,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं, ये उन्होंने बताया कि नहीं आपको? हाँ? आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नॉनवेज की नवदृष्टि है। हम चाहते हैं जो आपदा में हमारा जो बजट है, जो हमने 9,000 करोड़ रुपए का भेजा, वो हमें मिले। अभी तक बजट में हमको कुछ नहीं मिला है और ये बड़े खेद की बात है कि हिमाचल की इस बजट में अनदेखी हुई है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया, मेरी अपनी ओर से बजट की बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। बजट को लेकर विपक्ष की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उनमें आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए हुए आवंटन शामिल हैं। विपक्ष इसी का हवाला देकर केंद्र सरकार पर कुर्सी बचाने वाला बजट का आरोप लगा रहा है। और इन सबके बीच बिहार को मिले करीब 59,000 करोड़ रुपए को लेकर बिहार में सीएम नीतीश समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता तारीफ कर रहे हैं, वहीं विरोधी बदस्तूर निशाना साधे जा रहे हैं। हम लोग का तो बहुत पहले से आंदोलन चल रहा है। और जो आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ नहीं कितना हुआ सब। इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ की उनको मांग था नीतीश कुमार जी के, तो पूरा नहीं हुआ, तो ऊपर तो उनको उधर से हट जाना चाहिए। बिहार में 26,000 करोड़ दिया गया, रेलवे के बजट एक संतुलित बजट है जिसमें 4 पिलर हैं इसके। उसमें युवा है, किसान है, मजदूर है और महिला है। बिहार को जो बरसों से यूपीए जब सरकार में थी, तो लालू यादव ने बिहार को कुछ दे नहीं पाए, न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, न बिहार को पैकेज दिया। बिहार एक विकास में मील का पत्थर के बजट में घोषणा की गई साबित होगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स लेके रहेंगे।
चाहे सरकार पलटनी पड़े। यहाँ आंध्र और बिहार का नाम लेने से बिहार की हकीकत नहीं बदलेगी। बजट कैन नॉट बी रिटोरिक, आम बजट है, आम लोगों का बजट होना चाहिए। बजट को लेकर चर्चा भी होनी है सदन में। किरेन रिजिजू केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है वो देश का होता है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मेडिकल रिलीफ से लेकर के मिडिल क्लास लोगों को रिलैक्सेशन रिलीफ देने का, या किसानों के लिए जो सुविधा दे रहे हैं, या ट्राइबल्स लोगों को अलग से पैकेज दिया है, कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को 1 राज्य 2 राज्य का कहना ये बहुत गलत बात है। और अब खबर पेपर लीक से जुड़ी हुई। मेडिकल की पढ़ाई के लिए हुए नीट परीक्षा को लेकर जब सवाल उठे तो यह खुलासा हुआ कि बिहार में पेपर लीक हुआ था। कई लोग गिरफ्तार हुए, सीबीआई जांच भी जारी है। आगे से पेपर लीक ना हो और अगर ऐसा कोई करे तो उसके खिलाफ बिहार में सख्त कार्रवाई की तैयारी है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बिहार सरकार पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाने जा रही है। आज विधानसभा में विधेयक पेश होगा। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि अगर कोई पेपर लीक का दोषी पाया जाएगा उसे 3 से 10 साल की सजा मिलेगी और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। यह प्रावधान इसमें है। तो बिहार विधानसभा में आज यह विधेयक पेश किया जाएगा। नीतीश कुमार सरकार इस मामले में अब सख्त नजर आ रही है। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून की तैयारी। बिहार विधानसभा में यह विधेयक पेश करने की तैयारी है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पटना से। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। प्रकाश, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जब यह मामला उजागर हुआ तो नीतीश सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी, फजीहत हुई थी, लेकिन अब सरकार इस मामले में फ्रंट फुट पर दिख रही है। यह जो सख्त कानून की बात है। अखिलेश, कानून देर से ही सही लेकिन लाया तो जरूर जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें एक है, वो ये है कि प्रश्न पत्र लीक मामले में इसके पहले सबसे बड़ी घटना बिहार में हुई थी, जिसमें एक आईएएस ऑफिसर को जेल भी जाना पड़ा था और वो एसएससी का एग्जाम था। उसमें 3 बड़े बड़े आईएएस अफसर के नाम आए थे। ऐसे में इसके बाद भी सिपाही भर्ती घोटाला हुआ है। अभी भी ईओयू कई सारे ऐसे जो पेपर लीक है उसको लेकर के जांच कर रही है। तो ऐसे में, ऐसे वक्त में ये विधेयक लाना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि केंद्र में पहले से ही कानून लाया गया है और बिहार सरकार भी उस कानून के तहत कड़े प्रावधान कर रही है। ऐसा मानना है कि इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जितने भी पेपर लीक कांड में अपराधी या जो आरोपी थे वो पकड़े जा रहे थे, जमानत पर छूट जा रहे थे। कड़े प्रावधान नहीं होने की वजह से, सबूत साक्ष्य नहीं होने की वजह से वो छूट जा रहे थे और दोबारा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल हो जाते थे। तो ऐसे में एक अलग से कानून ला करके उसे इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना और ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करना, वाकई देखना होगा कि इस विधेयक का क्या असर होता है। लेकिन प्रकाश, देखिए एक बात और भी है कि सिर्फ क्या कड़े कानून बना लेने से ये चीजें रुक जाएंगी या इस पूरे सिस्टम को भी लीक प्रूफ बनाना पड़ेगा? देखिए, वही मैं कह रहा था कि एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना भी चुनौती है, दूसरी तरफ पेपर लीक कांड के जो आरोपी हैं, एक से एक बड़े नाम, चाहे आईएएस ऑफिसर हो या फिर रंजीत डॉन हो, इस तरह के बड़े नाम या छोटे मोटे जितने भी एग्जाम्स होते रहते हैं, यहाँ तक कि स्कूल के बोर्ड्स के एग्जाम्स, इंटरमीडिएट के एग्जाम्स, ये सारे भी लीक होते रहे हैं और उसका उदाहरण समय समय पर आता रहा है। लेकिन उन तक या तो पुलिस पहुंच जाती है तो कड़े कानून नहीं है। तो ऐसे में ये देखना होगा, सबसे बड़ी चुनौती होगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें किस हद तक उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। जी अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश इस जानकारी के लिए आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। और इस बीच ये देखिए, बजट के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के लोगों का, वो तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। ऑपोजिशन विरोधी बजट मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जन विरोधी बजट मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऑपोजिशन विरोधी बजट मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कुर्सी बचाओ बजट मुर्दाबाद।
वागा दे बड़ी वागा दे बड़ी वागा दे எதிர்க்கட்சிகளை பழி வாங்காதே பழி வாங்காதே பழி வாங்காதே எதிர்க்கட்சிகளை பழி வாங்காதே। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को आपने देखा, इसे अपोजिशन विरोधी बजट वो बता रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि ये दरअसल सरकार को बचाने वाला बजट था। बजट के खिलाफ विपक्ष का इस वक्त संसद भवन परिसर में प्रदर्शन चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। तो ये तस्वीरें हैं आपके सामने, आप देख रहे हैं विपक्ष के अलग अलग दलों के जो नेता हैं, यानी इंडिया गठबंधन के नेता, सांसद वो नजर आ रहे हैं। बजट को जन विरोधी बताया जा रहा है, विपक्ष विरोधी बताया जा रहा है। लगातार नारेबाजी आप सुन पा रहे हैं। देखिए कुछ नेता हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, जन विरोधी बजट भी बता रहे हैं और मुस्कुराते हुए भी दिख रहे हैं। ये देखिए दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। बजट पर तनाव, जब आप लोग लेंगे तो हम लोग क्यों आएंगे? तो आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तमाम दलों के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहीं पर मौजूद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। भी नहीं है ये सब एक डिसिप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। नो लेट अस विल प्रोटेस्ट देन विल सी। और पार्लियामेंट हाउस से हमारे साथ अंकित भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। अंकित, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, जो विपक्ष की तरफ से रणनीति की बात कही जा रही थी, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, इनका और क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कुछ और भी पता चल पाया है? देखिए तमाम विपक्षी पार्टियों यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से पहले ऐलान कर दिया गया था कि आज सुबह जब संसद की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी और उससे पहले ही तमाम विपक्षी सांसद इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे और उसी तर्ज पर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के भी जो सांसद मौजूद हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, इसके अलावा आरजेडी के भी नेता मौजूद हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी रामगोपाल यादव नजर आ रहे हैं, टीएमसी के जो है यहाँ पर कल्याण बनर्जी, डोला सिंह समेत तमाम सांसद नजर आ रहे हैं, महुआ मोइत्रा नजर आ रही हैं। तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये तमाम विपक्षी जो सांसदों के द्वारा किया जा रहा है और इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जनता के बीच में एक संदेश ये देना है कि देखिए जो एनडीए की सरकार है इसने जो है सिर्फ उन्हीं राज्यों को जो है बजट में प्रावधान किया है या फायदा पहुंचाया है जिनसे। अंकित, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, शिवसेना की नेता है प्रियंका चतुर्वेदी, उनका बयान सामने आ रहा है, सुनते हैं क्या कह रही हैं। बिल्कुल चर्चा करेंगे, हम विपक्ष में रहकर हम बाहर भी करेंगे, संसद के अंदर भी करेंगे, रास्तों पे भी करेंगे और जनता के बीच में भी जाकर करेंगे। तो उद्धव गुट वाली जो शिवसेना है उसकी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को आपने सुना। अंकित, हमारे सहयोगी लगातार पार्लियामेंट हाउस के पास से हमारे साथ जुड़े हुए। अंकित, अपनी बात पूरी कर लें। बिल्कुल अखिलेश, और देखिए प्रियंका चतुर्वेदी की बात कोई आगे भी बढ़ाता, उन्होंने कहा कि संसद के अंदर भी करेंगे और संसद के बाहर भी करेंगे, यानी कि संसद के अंदर जो कुछ देर पहले भी हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि विपक्ष ने अभी की जो रणनीति वो ये है कि संसद के बाहर तो इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरेंगे, लेकिन संसद के अंदर भी यानी कि सदन के अंदर भी घेरेंगे, लेकिन वहां तर्कों के साथ में वहां पर जो डिबेट में हिस्सा लेकर के। तो यहाँ एक तरीके से संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों तरफ से ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद कि यहाँ पर जो सरकार है, मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का पहला बजट, ये सरकार बचाने वाला है। और इसको लेकर के राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने अपना बयान भी दिया। उनका यही कहना है कि महाराष्ट्र में जहां उनके अच्छे नतीजे नहीं आए, यूपी में जहां अच्छे नतीजे नहीं आए, पंजाब में जहां अच्छे नतीजे नहीं आए, बंगाल में जहां अच्छे नतीजे नहीं आए, उन राज्यों को कुछ नहीं मिला। इस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से। वहीं अगर हम सरकार की भी एक दलील जो काउंटर दलील है उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि बंगाल को कुछ मिला, अगर हाईवे या बिहार में हाईवे बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो बिहार तक। अंकित, आपको बीच में रोक रहा हूं, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, अखिलेश यादव भी अब इसमें हिस्सा लेने पहुंच गए हैं इस विरोध प्रदर्शन में। समाजवादी पार्टी के सांसदों को भी आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी भी देखिए नजर आ रही इन तस्वीरों में, राहुल गांधी भी मौजूद हैं,
यानी इंडिया गठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं वो खुद लीड करते हुए इस प्रदर्शन को। ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर की तस्वीर है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अखिलेश यादव के अलावा राहुल गांधी भी दिख रहे हैं, सोनिया गांधी हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आपने देखा, देखिए केसी वेणुगोपाल हैं। हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। थैंक यू। तो अखिलेश यादव को आपने देखा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, और उन्होंने ये कहा कि दरअसल किसानों को यह सरकार समर्थन मूल्य नहीं दे रही है, बल्कि जो उन्हें समर्थन दे रहे हैं सरकार चलाने के लिए, उन्हें समर्थन मूल्य दे रही है सरकार। विपक्ष बजट को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार का यह कहना है कि विपक्ष लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं। कोई न्याय नहीं मिला, तो न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। तो वहीं देर से जाता मैं। और अब सरकार की तरफ से क्या तर्क दिए जा रहे हैं, सरकार के मंत्रियों को सुनते हैं। बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को एक राज्य 2 राज्य का कहना ये बहुत गलत बात है। ये जो अपोजिशन वाला को इस तरह का प्रोटेस्ट करके गुमराह करने का कोई फायदा नहीं है। सदन में चर्चा होगी, आज से बजट का चर्चा शुरू होगी और चर्चा के दौरान अच्छे बातें जो भी है या सुझाव देना है वो दे सकते हैं, लेकिन बजट को इस तरीके से समझे बिना, बजट का मेरिट्स को देखे बिना ऐसे ही बजट को क्रिटिसाइज करना ये ठीक नहीं है। एक पॉइंट पे जाना चाहिए। नीट को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अभी रविशंकर प्रसाद इसी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 23.5 lakh students were there. Nearly 571 cities and 4,750 centers. तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई है ना। अब हम कुछ बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं। इस पूरे मामले में सीबीआई इंक्वायरी किसने ऑर्डर की? भारत सरकार ने की। ईमानदारी से जांच हो रही है, किसके प्रयास से हो रही है? भारत सरकार के प्रयास से हो रही है। और
सीबीआई ईमानदारी से जांच कर रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं। 155 उम्मीदवार जिनके बारे में शिकायत आई उनकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी गई है और उनको दोबारा परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, इसकी भी तैयारी चल रही है। तो इतनी ईमानदारी से जब काम हुआ है तो राहुल गांधी ये क्या चिल्ला रहे थे, जो बार बार फ्रॉड और क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो क्या भारत के परीक्षा की सैंक्टिटी को आप भारत ही नहीं दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।